बिल्कुल बिल्कुल। केपी सर, आप सुन रहे हैं अभी, आप प्राचा साहब को भी सुना आपने, शायद अखिल सर को सुन पाए हो। हम जो पहले दौर में, वही हम महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज निकल कर आया पिक्चर जो बनी वहां, कि वह लोगों ने खुद हुआ कि हम जीती हुई सीट पर ये टेस्ट करना कि हमारे वोट आके चोरी कहां गए, कैसे हो गए, और वहां पर प्रशासन आगे आड़े आगे। और मैंने, आप ओपनिंग का रिमार्क नहीं सुना तो मैंने बात की थी, मैंने जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत साहब से पूछा था, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एक जो रहे पहले, उनसे बात की। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है व्यक्ति, लेकिन वहां तो ये कह दिया कि ये सब गैर कानूनी है, गलत है, रोक दिया गया। क्यों, आप उनकी शंकाएं कैसे दूर होंगी, सवाल वही हम जो लगातार कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी, मैंने अखिल सर से पूछा था, अभी दोबारा मैं फिर पूछ लूंगा, अखिल सर थोड़ा सा उस पर टिप्पणी शायद बच गई थी, कि निर्वस्त्र होने से बचाया वो प्रशासन ने राजीव कुमार साहब, उनके कमीशन को। हालांकि वो निर्वस्त्र पहले ही है, जो बची कुची उनके पास एक आध जो अंग रह गया होगा, अंतर्वस्त्र रहा है, वही बचा है बस। टिप्पणी आपकी। देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं देर से जुड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी प्राचा साहब ने कहा, बाकी लोगों को मैं सुन नहीं पाया हूं, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात हमें लग नहीं रही है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सब सच बात है। उनकी शुरू से लेकर आखिर तक कोई बात झूठ पाई गई हो तो आप बताइए। इन्होंने कहा कि मैं सफेद कोट पहन के बैठा हूं, और ये मोदी जी ने जाहिर कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। अगर आप ये बताइए, कोरोना को भगाने के लिए आप एक तरफ तो सीरीज लगवा रहे थे हमें, और दूसरी तरफ कह रहे थे कि शाम को अपनी बालकोनी में खड़े होकर आपको ताली और थाली बजानी, और बजाई लोगों ने। 70-80% लोगों ने बजाई, तो और क्या चाहिए। जो 30% मूर्खों में हम जैसे लोग आते हैं वो नहीं बजा पाए। उनको आज तक शायद कई लोगों को ये भी होगा, यार हम बजा नहीं पाए, बड़ा इसका हमें गम है यार इस बात का कि हम नहीं बजा पाए। तो मैं ये कहता हूं, इसमें कौन सी अनोखी बात है। और अब ये बात सिद्ध हो चुकी है। दूसरी बात आपने कही कि चुनाव आयोग नंगा हो चुका है, शायद उसमें कुछ बचा हुआ है, ढका हुआ है। पूरा नंगा भी हो जाएगा तो क्या उखाड़ लेंगे आप। यहाँ बेशर्मी की पराकाष्ठा बहुत पीछे छूट गई है, अब कुछ बचा नहीं है। अब आज जिस प्रकार से गांव वाले लोगों ने कहा कि भाई हम इकट्ठे होकर बैलेट पेपर पे चुनाव करना चाहते हैं, बोला कैसे कर लोगे आप, कर्फ्यू लगाइए यहाँ, ऐसा आप कैसे कर लें। आपको पता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने जो कहा था कि हमने भाई कांग्रेस को इतना वोट दिया है, गांव में तो एक एक आदमी का पता लग जाता है कौन सा परिवार किसके साथ है। तो वहां मशीन में कुछ और निकल रहा है, तो उन्होंने कहा हम दोबारा चुनाव करके देखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप दोबारा नहीं कर सकते। तो ये जो दादागिरी चल रही है, इसको रोकेगा कौन। दूसरी मेरी बहुत बड़ी आपत्ति संजीव जी रहती है कि जितने विपक्ष के लोग हैं वो संविधान बचाने निकलते हैं, दूसरी तमाम चीजों को लेकर निकलते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उनका जो ऑपरेशन होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो सो जाते हैं। आप मुझे बताइए, संविधान को बचाने की अगर बात है, संविधान तो बचा नहीं ना हमारा इलेक्शन के बाद भी, हमें तो लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी ना। अभी प्राचा साहब कह रहे हैं ना कि जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक तो बचाया नहीं जा सकता। जेपी साहब जो उतरे थे, जेपी आंदोलन हुआ था, जेपी ने तो मेरी नॉलेज में शायद कहा नहीं कभी कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बाकी अखिल जी यहाँ सबसे सीनियर बैठे हैं, वो बता दें, शायद कहा उन्होंने तो नहीं कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं। और वो उनसे बड़ी लड़ाई आज तक सड़कों पे मेरी याद में तो आ नहीं रही कि किसी ने लड़ी हो। तो जब तक आप निस्वार्थ भाव से देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात संजीव जी ये है कि जितना विपक्ष और हम लोग सोचते हैं, ये उससे 10 कदम आगे का पहले सोच लेते हैं। अब आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी कि संभल में बहुत बड़ा कांड हो गया, और ये क्या हो गया, ये एकाएक नहीं हुआ है, ये इनकी रणनीति का एक हिस्सा है। आपको ये समझने के लिए जाना होगा 86, 87, 88 में जब शिला पूजन हो रहे थे अयोध्या के लिए, जब बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे बनारस में। अब वेस्टर्न यूपी में होगा, वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सहारा दिया था। आप ये देखिए कि ये जो लड़ाई है ये मथुरा की लड़ाई है, और इस मथुरा की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये संभल से शुरुआत हुई है, और ऐसे संभल बहुत सारे बनेंगे आने वाले समय में। और देखिए आज जो उत्तर प्रदेश में आपको दूसरे नंबर की एक मजबूत पार्टी जो समाजवादी यादवों की पार्टी दिखाई देती है, सबसे पहले यादवों में ही सेंध लगेगी। क्यों? अरे भैया जय श्री राम तो बहुत हो गया, अब जय श्री कृष्णा भी करना है ना। मुसलमानों ने हमारा मंदिर दबा रखा है ना हमारे कृष्ण जी का, और यादव तो भाई कृष्ण वंशज है,
वो तो कहते हैं कृष्ण जी भी गाय चराते थे, हम भी गाय भैंस चरा के दूध बेचते हैं, तो अरे हमारे वंशज हैं, तो छोड़ो ये समाजवादी पार्टी को भैया, हम भाजपा के साथ चलें, जय श्री कृष्णा। और जाट तो वादे जो है उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो ये रणनीति है। और इसमें क्या है कि देखिए, मोदी जी जो करना था वो कर चुके हैं, अब तो वो बोनस पे जी रहे हैं। अब एक नए क्रांतिकारी को तैयार करना है। अडवाणी जी खत्म हो गए तो मोदी जी आए, अब मोदी जी खत्म हो गए तो दूसरा कोई व्यक्ति आएगा ना, तो उसके लिए कट्टर हिंदुत्व चेहरे की जो ढूंढ लगी हुई है आरएसएस में और बीजेपी में, मुझे लगता है कि शायद वो तलाश योगी जी पे आके पूरी हो रही है। उनको यह है रणनीति कि भाई 27 में इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाइए, और मोदी जी की तरह तीसरे मुख्यमंत्री काल में इनको फिर दिल्ली लाइए, और ये जो है मथुरा वाला कांड करके शुरू करिए काम को, और हम लोग यहाँ पे जो है बैठ के अपना चर्चा करते रहे। अरे भैया संभल में क्या हो गया? संभल में मेरे हिसाब से कोई अनोखी घटना नहीं हुई, सारी सोची सच्ची रणनीति है। प्राचा साहब बताएं, क्या कोर्ट में ऐसा होता है कि आज ही याचिका दी, आज ही याचिका एक्सेप्ट हो गई, आज ही उस पर एक्शन हो गया, आज ही सर्वे टीम आ गई? 3 घंटे में भारत जैसे देश में जहां 30-30 साल लग जाते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ सब 3 घंटे में खेला हो गया। तो ये हमें समझना होगा कि हमें जो परमाणु युद्ध का मामला है, वो परमाणु युद्ध से लड़ रहे हैं, और हम वो अंग्रेजों की राइफलें, तलवार, तीर, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? तो हमें रणनीति उनकी तरह बनानी पड़ेगी। और क्या जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो इस रणनीति के लिए, इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षियों में मुझे बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे रही है इनके सामने लड़ाई लड़ने की। आखिर में मैं संजीव जी फिर यही कहता हूं कि आप महाभारत के युद्ध की बात करते हैं, उसके नियम कायदे थे, सूरज छिपने के बाद युद्ध नहीं होगा, और भैया आप जो है उससे फलाने हिस्से से नीचे नहीं मारेंगे, पीठ पे वार नहीं करेंगे, बड़े नियम कायदे कानून थे। बाकी लोग आए, उनके लिए कोई नियम कायदे तो है नहीं। तो ये नियम कायदे कानून, निर्वाचन, सदन सब विपक्ष के लिए है, इनके लिए कोई नियम कायदे कानून और निर्वाचन नहीं है। तो इनसे कैसे जीतोगे, उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। जी मलिक साहब, आप कह रहे थे, दूर आपने सुना, आपने चाहे अखिल सर को और चाहे प्राचा सर को, दोनों को आपने सुना। अब आप सड़क के बिना, और देखिए जनता बहुत ताकत रखती है, जनता से आप नहीं वो कर सकते, आप उसको करना ही पड़ेगा। जब वो सब निकलेगा, आएगा, तो फिर जो प्राचा सर कह रहे हैं कि सबको आना पड़ेगा, जब वो स्लीपर सेल खुद, अभी अखिल सर ने कहा कि फिर बेस बदल कर आ जाएंगे, उम्मीद नहीं छोड़ सकते। मलिक सर, टिप्पणी आपकी। संजीव जी, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं जेपी आंदोलन का जो नाम ले रहा था, वो जनता ही सड़कों पे आई थी, उसमें कोई सियासी दल नहीं था, और हमें सियासी दल की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब तक जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी, देखिए आज की जनता के पास सबसे बड़ा हथियार मोबाइल है, उसमें फोटोग्राफी की व्यवस्था है, उसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, उस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। आज जनता के पास ताकत है, जनता जागरूक है, जनता पढ़ना जानती, लिखना जानती है। अगर हम जेपी आंदोलन की बात करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास ये संसाधन भी नहीं थे, लेकिन वो ईवीएम भी नहीं थी उस टाइम, ये भी हमें मानना पड़ेगा, उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी, जब तक जनता नहीं समझेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं यहाँ कोई विपक्ष को उस तरह का दोषी नहीं ठहरा रहा कि कुछ नहीं करें। कल को विपक्षी, जैसा कि मैं प्राचा जी की इस बात से भी बहुत सहमत हूं कि कल को अगर कोई दूसरा सियासी दल ही सत्ता में बैठ जाएगा और वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, उसकी तो कोई गारंटी किसी के पास है नहीं। तो उसके लिए, उसके खिलाफ भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि वो ये सब करेगा तो उसका भी हम विरोध करेंगे, चाहे कोई दल हो। वही मैं कह रहा हूं, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम भी अपने आप को जनता ही मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता को लेना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें मैं खुद शामिल अपने आप को मानता हूं। मोदी जी की स्ट्रेटजी हमें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के एंड में 15 में समझ में आ गई थी। और प्रेस क्लब में जब मोदी जी की कोई स्पीच 2015 में चलती थी, तो कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे लोग कहते रहे बंद करो इसको, वो लगाओ, कुछ मैच वैच नहीं आ रहा है। और अगर हम 13 की 14 की बात करें, चुनाव से पहले की, तो लोग जो है मोदी का भाषण सुनते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस प्रेस क्लब जैसी जगह पे हो जाता था। तो ये बदलाव कैसे आया 8 महीने के अंदर? और आज आप 2015-16 को छोड़िए, 19-20 आते आते तो लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, जिनको समझ में आना चाहिए, और जिनको थोड़ी सी समझ की और उसकी बुद्धि की थोड़ी सी भी उनमें अकल है, कुछ है, तो उनको तो सबको समझ में आ चुका है। ये तो कुछ चंद लोग हैं जिनको आप अंधभक्त कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो ताली थाली बजाने वाले लोग हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा। आप हैरानी देखिए कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कल भी मैं एक चैनल पे था,
वो ये कह रहे हैं कि ये जो किसान आए हैं नोएडा से, ये तथाकथित किसान हैं। एक कह रहा है यार इनके चेहरे किसानों जैसे लगते नहीं है, ये तो सारे बिल्डर हैं। अब बताइए इस तरह की आप बात कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं नया मांग रहे, वो एमएसपी नहीं मांग रहे आपसे, वो फसल की कीमत नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं भैया जो कोर्ट का आदेश है, जो कोर्ट ने तय किया, जो अथॉरिटी ने तय किया, वो हमें दे दो। नहीं दे रहे हैं साहब, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। अगर किसान को जो 10% हिस्सा उस जमीन का मिला है, वो किसी बिल्डर को या किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो तत्काल फाइल क्लियर हो जाती है अगले दिन उसकी। और किसान की फाइल 2-2 साल में क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो रिश्वत दे नहीं पाता, वो उस तरह की सेटिंग कर नहीं पाता। तो खुलेआम जिस तरह का ये चल रहा है, मैं खुद परेशान हूं। मैं आपको संजीव जी बताऊं, मेरे रिश्तेदार हैं वहां पे मेरठ में, भू माफिया हैं, उन्होंने जमीन कब्जा की हुई है, और इन किसानों की भी जमीन उसमें चली गई है। और उसमें 80% लोग वो हैं जिनको सरकार ने पट्टे दिए हुए हैं, पुराने गरीब लोगों को, उनके पट्टों पर भी कब्जा हो गया, इन किसानों की जमीन पे भी कब्जा हो गया, और इन्होंने पूरी ताकत लगा ली पिछले 2 साल में। ये लखनऊ तक हो आए हैं। अब मैं फिर अपने दर्शकों को दोबारा फिर उनसे मुलाकात कराऊंगा जब वो फ्री होंगे। अंतिम टिप्पणी केपी मलिक साहब, आपने सुना। देखिए संजीव जी, एक तो मैं प्राचा जी को बधाई दे दूं, इनको एक बहुत अच्छे दोस्त जाट समाज के मिल गए हैं। जिस तरह से हरियाणा में हुए, जाट समाज उससे बहुत आहत है, और उन्होंने ये कह दिया है कि जब भाजपा और दूसरे लोग कह रहे हैं कि 35-1 करना ही है, मतलब जाट को सबसे अलग करना है, तो जाट फिर सिख धर्म अपना लेते हैं, सिखों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए। तो प्राचा जी को उसके लिए बधाई, शायद वो उनके संपर्क में भी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे, प्राचा जी जैसे जब कुछ बोलते हैं, या अखिल स्वामी जैसे लोग कुछ बोलते हैं, तो एक कॉमन मैन को ये लगता है अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। अब मैं कल ही एक वीडियो प्राचा साहब की देख रहा था, वहां पे कुछ भीड़ लगी हुई थी, भीड़ में कुछ पत्रकार भी थे, तो वो पुलिस वाले ने आके, सीनियर ऑफिसर ही था वो, आके पत्रकार को डांटने लगा कि आप पास दिखाइए, जाइए यहाँ से, क्या जाइए, और कार्ड दिखाइए, ये करिए। तो इन्होंने तुरंत कहा कि भाई आप इनसे नहीं पूछ सकते ऐसे, और आप मेरे से भी नहीं पूछ सकते, आप सबसे पहले अपना कार्ड दिखाइए। अब आप मुझे बताइए कि कितने सारे लोग हैं जो किसी पुलिस वाले को कह दें कि भैया अपना कार्ड दिखाओ पहले जरा, तो ये हिम्मत कहां से आएगी? तो ये हिम्मत आपको लोगों को दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तब लोगों की समझ में आएगा। आज इस बात को सच मानिए कि गांव को छोड़ दीजिए, आप शहरों में भी 80% लोग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। हमें उनको भी जगाना है। बहुत लोग आने को तैयार हैं, बहुत लोग करने को तैयार है। हमसे पूछते हैं कि भैया आरटीआई कैसे लगाते हैं, आप सवाल पूछते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या, आप ये क्यों सवाल पूछते हैं, इसमें आपको पुलिस तंग नहीं करती है क्या? मैंने सब करते हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार है सवाल पूछना। मैंने कहा सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और आप भी पूछ सकते हैं, आरटीआई आप भी लगा सकते हैं, कॉमन मैन भी लगा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये आवाज भले ही प्राचा जी आपको ये लग रही हो कि आपने सामान्य बात बोली है, लोगों ने सुनी नहीं है, लेकिन वो चर्चा का विषय बनती है कि एक पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है, तो वो दूर तक जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और आप करते रहिए। देखिए, हमसे भी लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, अब मैं जाके भैया हल तो नहीं चलाऊंगा, ना मैं सड़कों पर पत्थरबाजी करूंगा। हम तो यहीं बैठ के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया भूमाफिया का, मैंने योगी को खींचा, उसको लिख के, अपने आर्टिकल को लिख के ट्वीट कर दिया, सबको अटैच कर दिया, योगी को, कमिश्नर को, मोदी को, सबको कर दिया। हम उस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं कागज वाली, बाकी लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, युवा सड़क पे आके लड़ाई लड़ेगा, वो बैरियर को भी तोड़ेगा। तो सब अपने अपने लेवल पे जब लड़ाई लड़ेंगे, तो ये लड़ाई जीतेंगे हम लोग। और ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनसे हम बच के लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि ये पीठ पे वार करते हैं। अगर ये सामने से वार करें तो फिर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जो पीठ पे वार कर रहा है उसके जीतने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं जीतता। मुझे ऐसा लगता है एक न एक दिन उसको हारना ही पड़ता है। जी बिल्कुल।